नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। करहल सीट पर बड़ा उलटफेर हुआ है, जहां समाजवादी पार्टी से तेज प्रताप यादव पीछे चल रहे हैं और बीजेपी के अनुजेश यादव इस वक्त आगे चल रहे हैं। ये इस वक्त बड़ी अपडेट है, बड़ी खबर है, चुनाव से जुड़ी हुई, नतीजों से जुड़ी हुई। क्योंकि आज नतीजों का दिन है। करहल सीट पर बड़ा उलटफेर होता हुआ दिखाई दे रहा है। और करहल की अगर बात करें तो यहां तेज प्रताप यादव अभी पीछे चल रहे हैं। तो बीजेपी के अनुजेश यादव इस वक्त आगे चल रहे हैं। करहल जो कि समाजवादी पार्टी का गढ़ है, वहां पे तेज प्रताप अभी पीछे चल रहे हैं। और यह बड़ा उलटफेर होगा अगर यही रुझान आगे बढ़े तो समाजवादी पार्टी से तेज प्रताप यादव अभी फिलहाल पीछे चल रहे हैं। बीजेपी के अनुजेश यादव आगे चल रहे हैं। आज महाराष्ट्र, झारखंड और उपचुनाव के नतीजों का दिन है और ये नतीजे तय करेंगे कि आगे का रुख क्या रहेगा। इस उपचुनाव को जीतने के लिए दोनों तरफ से जी तोड़ मेहनत हुई, चाहे समाजवादी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी। तमाम दिग्गज चुनावी मैदान में दिखे, सभाएं की, सम्मेलन किए, संबोधित किया, मतदाताओं को साधने की कोशिश हुई। अपने अपने जीत के दावे मतगणना के बाद, यानी जो मतदान है उसके बाद किया गया, और मतगणना से पहले भी समाजवादी पार्टी अपनी जीत के दावे कर रही, बीजेपी ने अपनी जीत का दावा किया। लेकिन अब से कुछ देर में तस्वीर साफ हो जाएगी कि जनता की अदालत में कौन पास हुआ, यानी जनता किसके साथ गई और किसके खिलाफ गई। तो बीजेपी के अनुजेश यादव यहां से आगे चल रहे हैं। करहल जो कि समाजवादी पार्टी का गढ़ है। उधर सीसामऊ विधानसभा सीट पहुंचे बीजेपी प्रत्याशी सुरेश अवस्थी। वहां पे न्यूज़ वन इंडिया से उन्होंने खास बात की। बातचीत में क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। कानपुर की सीसामऊ विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सुरेश अवस्थी मतगणना स्थल पर आ चुके हैं और वो अपनी जीत का दावा करते हुए नजर आ रहा है। हमारे साथ देखिए सुरेश अवस्थी यहाँ पर हैं, बकायदा वो मंदिर में उनका कहना है कि वो दर्शन करके आए हैं और आज देखते हैं वो यहाँ पर क्या कहते हैं। सुरेश जी, आज मतगणना शुरू होने वाली है, क्या लग रहा है? मतगणना आम गरीब जनता के विश्वास की मतगणना होगी। सरकार की जिस तरीके से जन कल्याणकारी नीचे योजनाएं पहुंची हैं उसके उसके पक्ष में मतगणना है। लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी सीसामऊ विधानसभा में कमल नहीं खिलाया, विकास के नाम पर मतगणना होगी और निश्चित तौर से जीत। पोस्टल बैलेट में अभी तक समाजवादी पार्टी आ गई, वो 200-250 वोट होंगे। मुझे लगता है कि आगे रुझान बदलेंगे। देखिए ये है सुरेश अवस्थी जो अपनी जीत का दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि शुरुआती रुझान में समाजवादी पार्टी जरूर आगे हो सकती है, मगर आने वाले जैसे ही ईवीएम खुलेगी ऐसे में भाजपा के जो प्रत्याशी है वो अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। कैमरा पर्सन दासू के साथ सूरज पांडे, न्यूज़ वन इंडिया, कानपुर की। तो ये देखिए अपनी अपनी जीत के दावे किए जा रहे हैं नतीजों से पहले। अभी तो मतगणना जारी है और तस्वीर साफ हो जाएगी कुछ देर में कि जनता किसके साथ गई, किसके खिलाफ गई। लेकिन बीजेपी का अपना जीत का दावा है, समाजवादी पार्टी का अपना है। लेकिन कौन किसके साथ गया और किसके दावों पे किसने भरोसा किया, ये आज पता चल जाएगा। क्योंकि अभी उलटफेर हो रहा है। कहीं पहले जो आगे था उम्मीदवार वो अभी पीछे है, जो पहले पीछे थे वो आगे है कई अलग अलग सीटों पे। तो आज तमाम उपचुनाव की सीटें, झारखंड और महाराष्ट्र का नतीजा एक साथ, और आज बहुत कुछ ये नतीजे तय करेंगे। और रिंकी उपाध्याय मैनपुरी से हमारे संवाददाता। रिंकी, करहल में तो ये बड़ा उलटफेर होता हुआ दिखाई दे रहा है, तेज प्रताप पीछे चल रहे हैं। देखिए, आपको हम बता दें कि उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने थे, तो सबसे हॉट सीट बनी थी वो करहल की सीट थी।
और चूंकि इसलिए थी कि यहाँ पर दोनों यादवों में आपस में ये जंग छिड़ी हुई है। बीजेपी की जो प्रत्याशी है अनुदेश देश यादव है, और वो अगर समाजवादी पार्टी की जो प्रत्याशी है वो अक्षय यादव खुद ही मैदान में उतरे हुए हैं। लेकिन बात ये है कि अब चूंकि ये समाजवादी पार्टी के गढ़ है, यहाँ पे समाजवादी पार्टी लगातार जीत हासिल करती आई, 6 बार जीत हासिल की है। 2002 में सोवरन सिंह यादव ने यहाँ से जीत हासिल की थी, जो बीजेपी के प्रत्याशी बनकर आए थे। उसके बाद उन्होंने बीजेपी छोड़ी, फिर समाजवादी पार्टी में वो चले गए थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिरकार आज जो उपचुनाव है वो कहीं ना कहीं इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा। इसलिए हो जाएगा कि यहाँ पर अब चुनाव ही नहीं है, यहाँ पर दोनों यादव परिवार की अपनी अपनी इज्जत लगी हुई है। और चूंकि दोनों यादव हैं और दोनों फूफा और भतीजे के बीच में ये जंग है, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में तो जंग है ही, लेकिन आपस में परिवार में भी जंग है। तो आप देख सकते हैं, अगर हम जातिगत की बात करें तो यहाँ पर 1,40,000 जो वोटर है वो यादवों के हैं, 60,000 साक के हैं। इसीलिए मायावती ने भी अपना दाव यहाँ पर लगाया है। अब पता नहीं क्या है, ये आगे देखने को मिलेगा। लेकिन आपको बता देते हैं कि बैलेट पेपर पे जो अभी गिनती काउंटिंग हुई है उसमें बीजेपी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं, हालांकि थोड़े बहुत वोटों से आगे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आगे तो है। अब आप बता दें कि ये करहल की सीट कोई ऐसी वैसी सीट नहीं है, यहाँ बहुत कुछ भारतीय जनता पार्टी ने जान लगाई है। भारतीय जनता पार्टी जितनी भी बड़े नेता हैं वो यहाँ पर भ्रमण करने आए, यहाँ पर चुनाव प्रचार करने आए हैं, और यही वजह है कि समाजवादी पार्टी ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। चूंकि ये मुलायम सिंह का इलाका है और यहाँ पर मुलायम सिंह यादव जी को घर घर अपना धरती पुत्र माने जाते हैं, वो नेता माने जाते हैं। इसलिए कुछ संवेदनाएं भी जुड़ी है, कुछ उनकी अंदर से जो भावनाएं भी यादव परिवार के साथ है। लेकिन अभी देखना पड़ेगा कि आखिरकार आगे 1-2 घंटे में तस्वीर क्लियर हो जाएगी कि किसका पलड़ा भारी है और किसका पलड़ा अभी भारी नहीं है। यहाँ पे अगर मुद्दों की बात करें तो रिंकी, क्या मुद्दे पूरे चुनाव अभियान में सुनाई दिए? क्योंकि हमने सबसे ज्यादा जो सुना वो था बटोगे तो कटोगे, और इसके जवाब में अलग अलग तरह के स्लोगन, नारे, पोस्टर, बयान, इसी के इर्द गिर्द ये चुनाव नजर आया, या फिर मुद्दों की गूंज भी थी? देखिए, मुद्दे तो जनता के हैं, मुद्दे पे तो रहा ही रहा, बटेंगे कटेंगे। तो ये बहुत ही बड़ा एक बयान हो गया था जिसपे लगातार राजनीति में चर्चाओं का विषय बन ही चुका था। सारे जो भी लोग हैं, जो चाहे वो पार्टी के हों या फिर विपक्ष के हों, पक्ष के हों, दोनों में ये बहस छिड़ी हुई थी कि बटेंगे तो कटेंगे। वो भी मुद्दा रहा है, लेकिन जनता के मुद्दा जो है, जैसे कि आप जानते हो कि जो एक्चुअल जो मुद्दा होते हैं जनता के, जैसे पानी है, शिक्षा है, इन सभी पर बात की गई। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि उपचुनाव में कहा जाता है कि जो पहले सीट जीती होती है वही दोबारा भी जीत हासिल करती है। लेकिन इस बार कुछ उलट फेर देखने को मिल सकता ठीक है, क्योंकि इस बार दोनों ही यादव परिवार के साथ लगी हुई है यहाँ। ठीक है, आप बने रहिए। न्यूज रूम से मोहसिन खान भी हमारे साथ है। मोहसिन, इस चुनाव में तो बहुत बड़ा उलटफेर होता हुआ दिखाई दे रहा है कई सीटों पे। देखिए राजेश, बिल्कुल जाहिर तौर पर जिस तरह से विधानसभा की 9 सीटों पर उपचुनाव हुए थे, उसमें अगर हम देखते हैं कि अगर करहल, सीसामऊ और कुंद्रकी, ये 3 सीटें अभी समाजवादी पार्टी जिस पर आगे चल रही है, और 6 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। अगर ये रुझान परिणाम में बदल जाते हैं तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी को 1 सीट का नुकसान हो रहा है, जो कटेरी सीट है, क्योंकि 2022 के चुनाव में लालजी वर्मा यहाँ तकरीबन 93,000 वोटों से चुनाव जीते थे, और कटेरी में फिलहाल जो है भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। 2022 के अगर नतीजे देखते हैं तो 4 सीटें कुंद्रकी, सीसामऊ और करहल, और इसके अलावा। ठीक है मोहसिन, मैं आपके पास लौटता हूं। इस वक्त एक बड़ी अपडेट आ रही है कानपुर की सीसामऊ सीट से, जहां पे सीसामऊ में समाजवादी पार्टी से नसीम सोलंकी आगे चल रही हैं। तो 2,351 वोट से समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार नसीम सोलंकी फिलहाल आगे चल रही हैं। पहले राउंड में नसीम सोलंकी को 4,684 वोट मिले हैं। तो ये बड़ी अपडेट, जिसमें पहले राउंड में बीजेपी प्रत्याशी सुरेश अवस्थी को 2,333 मत मिले हैं। तो सीसामऊ में समाजवादी पार्टी से नसीम सोलंकी, जो कि इरफान सोलंकी की पत्नी हैं, वो आगे चल रही हैं। तो ये समाजवादी पार्टी के लिए फिलहाल एक राहत यहां पे, और बीजेपी के लिए थोड़ी टेंशन की बात। हालांकि ये शुरुआती दौर है, आगे अभी बहुत कुछ बदलेगा, परिवर्तन आएगा, और दोपहर बाद करीब करीब तस्वीर साफ होगी कि ये असल नतीजे क्या रहे, क्योंकि अभी तो ऊपर नीचे जो मीटर है वो होता हुआ दिखाई देगा। मोहसिन, सीसामऊ में सपा को थोड़ी राहत और बीजेपी के लिए शुरुआत में टेंशन।
देखिए राजेश, क्योंकि सीसामऊ जो है 2022 में भी समाजवादी पार्टी के पास रही थी, इरफान सोलंकी वहां से विधायक चुने गए थे। तो आप ये मानकर चलिए कि एक तो सीसामऊ और दूसरा मीरापुर विधानसभा की सीट, ये ऐसी सीट है जहां पर आप हार और जीत का जो अंतर है वो कोई ज़्यादा बड़ा नहीं जाने वाला, वो हार और जीत का अंतर बहुत कम रहने वाला है। खासतौर से सीसामऊ सीट पर जो वोटिंग परसेंटेज था वो काफ़ी कम रहा था, तो काफ़ी कम प्रतिशत होने के बावजूद जो है वो स्थितियाँ बदलती हुई नजर आएंगी। और अगर ये रुझान परिणाम में बदल जाते, जैसा मैंने जिक्र किया था, तो 3 सीटों पर जो अभी समाजवादी पार्टी आगे चल रही है और 6 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है, तो 1 सीट का यहाँ पर समाजवादी पार्टी को नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। करहल में एक बड़ा उलटफेर जरूर हुआ था, क्योंकि वो इलाके थे जहां पर अनुजेश यादव का दबदबा रहा है। घिरोर और बरनाहल, ये 2 इलाके ऐसे हैं करहल जहां पर अनुजेश यादव ने, जो यादव बिरादरी में भी कमरिया और घोसी वोटर्स होते हैं, उस पर सेंध नहीं लगनी थी, उसमें सेंधमारी नहीं हुई, ऐसा माना जा रहा है। लेकिन करहल में जो भी फाइट होगी, जो भी प्रत्याशी चुनाव जीतेगा, उसमें भी हार और जीत का अंतर ज़्यादा बड़ा नहीं रहने वाला और बहुत ही टाइट फाइट चलने वाली है। तो कुल मिलाकर जो है करहल और इसके अलावा सीसामऊ, कुंद्रिकी में भी देखिए, कुंद्रिकी में हाजी रिजवान ने भले ही मतदान के दिन सरेंडर कर दिया था, लेकिन ठाकुर रामवीर सिंह भी बड़ी अच्छी स्थिति में है। अभी जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा तो कुंद्रिकी में हो सकता है कि एक बड़ा उलटफेर हो सकता है, और अगर कुंद्रिकी में ठाकुर रामवीर सिंह बड़ा उलटफेर करने में कामयाब होते हैं तो ये मानकर चलिए कि तकरीबन 35 साल का जो किला है वो पूरी तरह से करहल में के अलावा जो कुंद्रिकी है, कुंद्रिकी में वो किला समाजवादी पार्टी का ढह जाएगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी का यहाँ से लगातार दबदबा रहा है और तुर्क बिरादरी से आने वाले समाजवादी पार्टी और उसके अलावा अन्य बिरादरियों से जो भी प्रत्याशी वहाँ पर आए हैं वो चुनाव जीतते रहे हैं। और करहल की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ तकरीबन 3,78,000 वोटर्स थे, जिसमें से 54% ने मतदान किया था, यानी कि 2 लाख के आसपास वोटर्स ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया था। तो उन 2 लाख वोटर्स में यादव वोट बैंक 1,25,000 है। तो 1,25,000 में कितने यादव ने वोट किया और उस वोटर्स में क्या यादव वोट बैंक में सेंधमारी हो पाई है या नहीं हो पाई है, क्योंकि 2002 के फॉर्मूले को भारतीय जनता पार्टी ने इस बार फिर से करहल में इजाद किया है। 2002 में सोबरन सिंह यादव को यहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ाया था, 952 वोटों से वो इलेक्शन जीते थे। और इस बार तो यादव वर्सेस यादव की इस लड़ाई में रिश्तेदार को लाकर खड़ा कर दिया, फूफा वर्सेस भतीजा करा दिया, परिवारवाद की काट ढूंढने के लिए रिश्तेदार को लाकर खड़ा कर दिया। तो कुल मिलाकर करहल और सीसामऊ और इसके अलावा कुंद्रिकी, इन सीटों पर काफी दिलचस्प मुकाबला होने की उम्मीद है। और 6 सीटों के साथ अगर भारतीय जनता पार्टी परिणाम में आ जाती है तो उसे 1 सीट का फायदा होगा, क्योंकि 1 सीट जो थी मीरापुर, वो 2022 में जब समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन था तो वो उसके साथ चुनावी मैदान में थी, चंदन सिंह चौहान वहां से चुनाव जीते थे। अब चूंकि राष्ट्रीय लोकदल वो एनडीए में शामिल है तो वो सीट उसके खाते में चली जाती है। मंझवा, कटेरी, फूलपुर और मीरापुर, यहाँ पर अच्छा प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी लगातार कर रही है और उसमें जो शुरुआती रुझान आ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी राहत की बात है और समाजवादी पार्टी के लिए टेंशन की बात है। राजेश, टेंशन की बात इसलिए कि उसे 1 सीट का नुकसान होता हुआ अभी फिलहाल नजर आ रहा है। ठीक है रिंकी, अगर हम करहल की बात करें तो यहां का समीकरण क्या कहता है, क्योंकि हमने पूरे चुनाव में अलग अलग मुद्दों की गूंज तो सुनी, लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि यहां का, चूंकि इसे समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है, अखिलेश यादव यहां से विधायक चुने गए थे, उन्होंने इस्तीफा दिया, संसद पहुंचे, खाली हुई सीट, फिर उन्हीं के परिवार के सदस्य को उतारा। अब यहां का समीकरण क्या कहता है? आपने सच कहा है कि अखिलेश यादव पहली बार विधानसभा में 2022 में उतरे थे, लेकिन जब लोकसभा में वो जीत हासिल की, सांसद बने और संसद पहुंचे तो उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब दोबारा परिवार के मतलब इसी परिवार में दूसरी बार के सदस्य विधानसभा में अपना प्रत्याशी बनकर आए हैं, वो है तेज प्रताप यादव। देखिए, दोनों यादव परिवार में आप देखिए वो भी परिवार है, फूफा और भतीजे के बीच में टक्कर ही है। आप समझ लीजिए, समीकरण बिल्कुल साफ सुथरे सामने आपके रखे हुए हैं कि यादव जो वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं बटेगा और बटेगा। अगर हम मान लेते हैं कि अखिलेश यादव की भी जीत अगर होती है तो बहुत कम मार्जिन से ये जीत वो हासिल कर पाएंगे, क्योंकि इस बार खुद बीजेपी ने दाव खेला है और दाव ये खेला है कि उनके ही परिवार यानी कि अनुजेश यादव को मैदान में उतारा प्रत्याशी बनाकर, और दोनों में इस बार जंग छिड़ी हुई है और इसका कहीं ना कहीं किसी को फायदा किसी को नुकसान तो ये होना है। लेकिन ये वाली बात तय है कि अगर अखिलेश यादव जीतते हैं तो वो बहुत कम मार्जिन से जीतेंगे और बीजेपी अगर जीतती है तो इतिहास के पन्नों में ये जीत दर्ज हो जाएगी, क्योंकि ये समाजवादी पार्टी का गढ़ है। जी मोहसिन, चूंकि आप ग्राउंड जीरो पे भी गए, अलग अलग विधानसभाओं को कवर किया, चुनाव को लोगों से बात की, नेताओं से बात की, लेकिन क्या मुद्दे सबसे ज्यादा आपने महसूस किया कि, क्योंकि मुझे लगता है कि बटेंगे कटेंगे। मैं आपके पास आता हूं, अभी एक अपडेट पहले अपने दर्शकों को दे दे चुनाव से जुड़ी हुई।
केदारनाथ में सबसे बड़ा उलटफेर होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि उत्तराखंड की एक केदारनाथ सीट पे भी उपचुनाव के आज नतीजे हैं और तीसरे नंबर पे कांग्रेस पहुंची है। तो केदारनाथ में कांग्रेस के लिए थोड़ी टेंशन शुरुआत में। दूसरे नंबर पर निर्दलीय प्रत्याशी हैं, जबकि पहले नंबर की अगर बात करें तो केदारनाथ में पहला नंबर जो है वो फिलहाल उसमें ऐसा लगता है कि बीजेपी आगे है। केदारनाथ में सबसे बड़ा उलटफेर होता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां कांग्रेस फिलहाल तीसरे नंबर पे खिसक चुकी है, निर्दलीय दूसरे नंबर पे और बीजेपी यहां पे आगे चल रही है। बीजेपी उम्मीदवार दूसरे नंबर पे निर्दलीय प्रत्याशी, यानी कांग्रेस जो ये कह रही थी कि जीत हमारी होगी, फिलहाल शुरुआती रुझानों में कांग्रेस दूसरे से भी तीसरे नंबर पे खिसकती हुई दिखाई दे रही है। तो दूसरे नंबर पे निर्दलीय, तीसरे नंबर पे कांग्रेस और पहले नंबर पे फिलहाल बीजेपी उम्मीदवार यहां से आगे चल रहे हैं। तो आज तस्वीर साफ हो जाएगी उपचुनाव की भी और महाराष्ट्र और झारखंड की भी। उपचुनाव चूंकि उत्तराखंड की केदारनाथ सीट जहां पे 20 तारीख को ही मतदान हुआ था, आज यहां भी नतीजे का दिन है। तो पहले नंबर पे बीजेपी है, दूसरे पे निर्दलीय, जबकि तीसरे नंबर पे कांग्रेस उम्मीदवार खिसक चुके हैं यहां पे। हालांकि ये शुरुआती रुझान है और धीरे धीरे काउंटिंग जब आगे बढ़ेगी तो फिर तस्वीर अभी और बदलती हुई दिखाई दे सकती है। तो उत्तराखंड की केदारनाथ सीट, धार्मिक नगरी, तो पहले नंबर पे बीजेपी, दूसरे पे निर्दलीय और तीसरे पे कांग्रेस यहां पे खिसकती हुई दिखाई दे रही है। मौसी, अगर उत्तर प्रदेश के संदर्भ में देखें तो सबसे ज्यादा किस मुद्दे की गूंज आपको लगा इस चुनाव में? आप कई जगह गए, क्योंकि हमने ये महसूस किया कि बटेंगे तो कटेंगे के इर्द गिर्द ही ये चुनाव सिमट के रह गया। विपक्ष भी इस घेराबंदी में फंसता नजर आया। बिल्कुल, जाहिर तौर पर राजेश आपने ठीक कहा है कि यहाँ उत्तर प्रदेश की जो 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए हैं, यहाँ मुद्दे पूरी तरह से गौण हो गए थे, क्योंकि ना मुद्दे थे ना बयार थे। यहाँ केवल प्रत्याशी जातीय समीकरणों पर सवार थे और जातीय समीकरणों पर यह चुनाव हुआ है। और खासतौर से जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि बटोगे तो कटोगे, उसी के इर्द गिर्द ये पूरा का पूरा चुनाव घूमता रहा। और उसके साथ ही अखिलेश यादव की ओर से, यानी कि समाजवादी पार्टी की ओर से पोस्टर वार में पलटवार किया गया कि जुड़ोगे तो जीतोगे। अब इन दोनों में देखना बड़ा अहम है कि बटोगे तो कटोगे या फिर जुड़ोगे तो जीतोगे, इनमें से कौन सा दाव चला है। दोपहर तक ये पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन अगर शुरुआती रुझानों को देखते हैं तो शुरुआती रुझान में तो फिलहाल जो बटोगे तो कटोगे जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था, उसके इर्द गिर्द ये चुनाव घूमता नजर आया। और जो एक तबका था उसने पूरी तरह से ये तय कर लिया था कि उसका वोट कहां करना है और वो वोट कहां करने जा रहा है। और उसी का ये रुझान सामने आ रहा है कि जो बटोगे तो कटोगे वो काफी हद तक कारगर साबित हुआ। इसका सबसे पहला परिणाम तो हमें हरियाणा विधानसभा चुनाव में ही देखने के लिए मिल गया था, जब वहां की धरती से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। यानी कि कहीं ना कहीं जो उनकी ये बात थी वो लोगों के दिलों और जहन में पूरी तरह से उतर गई। हालांकि जो समाजवादी पार्टी ने पीडीए की कार्ड के साथ साथ जुड़ोगे तो जीतोगे निकाला, वहीं बहुजन समाज पार्टी ने कहा कि बसपा में रहो, सुरक्षित रहो, हमारे साथ रहो, आगे बढ़ो, कोई नारा कहीं काम नहीं आया। केवल बटोगे का में ही भरोसा जता रही है। लोगों को भरोसा है कि मोदी जी के नेतृत्व में ही देश और प्रदेश का विकास हो सकता है, इसलिए ये बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हो रही है। समाजवादी पार्टी के राजनीतिक अखिलेश यादव लगातार आरोप लगा रहे थे कि सरकार के दबाव में अधिकारियों ने जो है चुनाव में। देखिए, ये जब हारते हैं तो इस तरह के आरोप लगाते हैं, कभी ईवीएम को दोष देते हैं, कभी सरकार को दोष देते हैं। जब ये स्वयं मुख्यमंत्री थे और 2014 में चुनाव हुआ, इनका सुपड़ा साफ हो गया। 2017 में खुद मुख्यमंत्री थे, प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जीती। 2019 में इन्होंने अपने घोर विरोधी बहुजन समाज पार्टी को अपने साथ लाए, मायावती जी से मिलकर के चुनाव लड़े, तभी मोदी जी के लहर को नहीं रोक पाए। और 2022 में
आप मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में हम लोग जो है 2022 का चुनाव जीते, जिसमें कहते थे हम 400 सीट पाएंगे। प्रदेश की जनता ने प्रचंड बहुमत से योगी जी को विजयी बनाई। तो ये वो केवल कहते हैं, खुद मुख्यमंत्री थे तब भारतीय जनता पार्टी जो है 2-2 बार उनको हराई। तो ये केवल ये अपने हार को खींच को मिटाने के लिए इस तरह के आरोप लगा रहे हैं, बेबुनियाद आरोप। सर महाराष्ट्र और उसको कैसे देखते हैं? तो आप देख रहे हैं वहाँ पर वो जहाँ 30 सीट पर हैं, हम 55 सीट पर हैं, वो कहीं 20 सीट पर हैं, 35 सीट पर हैं। तो आज जो है आप देखिए भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में जीत रही है। सर कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है, राहुल लगातार आरोप लगा रहे हैं कि अडानी के पीछे अडानी बचाया जा रहा है। देखिए, मोदी जी जैसा ईमानदार नेता शताब्दियों में ऐसे कोई पैदा होता है जो मोदी जी हैं। कांग्रेस पार्टी के खून में पैदा हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गोगोई साहब ने, माननीय राहुल जी ने आरोप लगाया था राफेल में, उस पर उन्होंने कहा कि इससे ज़्यादा पारदर्शिता से कोई काम हो ही नहीं सकता है। तो एक कांग्रेस के खून में पैदा हुआ वाला व्यक्ति, उनके पिताजी मुख्यमंत्री थे कांग्रेस के असम में, और वो व्यक्ति भी मोदी जी के ईमानदारी पर, उनकी निष्ठा पर संदेह नहीं व्यक्त कर सकता है। तो ये तो केवल राहुल गांधी जी जो क्या बोलते हैं, यदि उन्हीं को सुना दिया जाए तो क्या परिस्थिति होगी, आप इस बात को समझ सकते हैं। मंत्री जिन्होंने उत्साह उनका महसूस किया जा सकता है, जैसे जैसे तस्वीर साफ हो रही है, रुझान आ रहे हैं। शुरुआत में चूंकि महाराष्ट्र से बीजेपी के लिए अच्छी खबर, झारखंड में हालांकि कांटे की टक्कर, मामला थोड़ा फंसा हुआ है, 50-50 वाला मामला है, और उत्तर प्रदेश में अगर बात करें तो अभी कहीं आगे तो कहीं पीछे, और केदारनाथ की अगर बात करें तो वहां बीजेपी उम्मीदवार फिलहाल पहली पोजीशन पे है, यानी सबसे आगे चल रहे हैं। तो आज नतीजों का दिन है, आज मतगणना का दिन है, आज तस्वीर साफ हो जाएगी कि जनता ने किसको चुना और किसे नकार दिया। उत्तर प्रदेश की इसमें 9 विधानसभा सीटें भी शामिल हैं जिसपे उपचुनाव हुआ, और आज नतीजों का दिन है। रिंकी, क्या इस चुनाव में एक तरफ पीडीए की बात अखिलेश यादव करते हैं, दूसरी तरफ बटेंगे तो कटेंगे का जिक्र हुआ, क्या पीडीए पे बटेंगे कटेंगे भारी पड़ता दिखाई दे रहा है? देखिए, लगता तो कुछ ऐसा ही है कि जो बटेंगे कटेंगे जो नारा है वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की सियासत में बहुत ज्यादा गर्माहट लेकर आया है। चुनाव भी इसी मद्देनजर होती है, जनता सब जानती है, जनता ने सुना है कटेंगे बटेंगे, कटेंगे तो बटेंगे, और अगर योगी है तो यकीन है, तमाम नारे ये उत्तर प्रदेश में गूंजते रहे। लेकिन जो सबसे ज्यादा नारे ने काम किया वो यही रहा कि बटेंगे तो कटेंगे। जनता जानती, जनता ने मन बना लिया, रुझान बना लिया कि कहाँ वोट करना, किसको लाना। हालांकि अखिलेश यादव की बात ही मत करो, अखिलेश यादव जी की लगातार जब से चुनाव तब से लगातार भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाते आए हैं। तमाम उन्होंने शिकायत दर्ज की, आयोग के खिलाफ शिकायत दर्ज की है, ट्वीट किया है। इसीलिए उनको बीजेपी के नेता अब कहते हैं कि धरती पुत्र के घर में ट्विटर पुत्र पैदा हुए हैं, इसीलिए उनके ट्विटर पुत्र के नाम से भी अब बीजेपी के जितने भी नेता उनको संबोधन करने लगे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब यहाँ पर कुछ उलट फेर देखा जा रहा है, क्योंकि पहला राउंड हो चुका है। पहले राउंड में अक्षय यादव 800 सॉरी आज तेज प्रताप यादव 800 वोटों से आगे चल रहे हैं, यानी कि बीजेपी अभी 800 वोटों से पीछे है, और अभी राउंड होने हैं। तस्वीर हर एक घड़ी में, हर एक मिनट में बदल रही है, और आने वाले रुझान आपको हम बताते रहेंगे। लेकिन उससे पहले हमारे साथ समाज संवाददाता संदीप भी है, उनको भी जोड़ना चाहेंगे, उनसे बात करेंगे कि आखिरकार संदीप कैसे देखते हैं चुनाव को, थोड़ा सा दर्शकों को बताने की कोशिश करें। बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि कहीं न कहीं जो करहल मैनपुरी के जो करहल विधानसभा उपचुनाव है, यहाँ पर पूरे प्रदेश ही की नहीं बल्कि कई राज्य हैं, उनकी नज़रें बिल्कुल पूरी तरह से टिकी हुई हैं, और कहीं न कहीं यही एक वजह है कि भाजपा के जो जितने भी दिग्गज नेता हैं, चाहे वो डिप्टी सीएम हो या वो सीएम हो, सभी लोगों लगातार उन्होंने यही सीट पर अपनी ताकत झोंक दी है, और इसका सीधा-सा एक मुख्य कारण है कि यह जो सपा प्रमुख हैं अखिलेश यादव, उनका एक गढ़ है, और कहीं न कहीं इसको नाक भी माना जाता है। यही एक वजह है कि यहाँ पर भाजपा ने उन्हीं के मतलब कि सैंपई परिवार के जो बहनोई हैं, यानी कि आपको बता दें जो दिगंबर मुलायम सिंह यादव थे, उनके छोटे भाई हैं अभय यादव, उनकी दामाद हैं
जिनको अम्बुनेश यादव को यहाँ पर चुनावी मैदान में उतारा है, तो कहीं ना कहीं सपा की भी ये राह बड़ी आसान नहीं होगी और कहीं ना कहीं सपा के जितने भी बड़े नेता हैं वह भी इस सीट पर पूरी तरह से नजर बनाए हुए हैं। अभी पहले राउंड की काउंटिंग हुई है और पहले राउंड की अगर बात करें तो यहाँ पर जो बीजेपी से अम्बुनेश यादव है वो कहीं ना कहीं आगे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी ठीक है, हमारे साथ रामकुमार पाल जी हैं जो कि पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं। रामकुमार जी, ये शुरुआती रुझान की जो पिक्चर अभी उभर के सामने आ रही है, इसको कैसे देख रहे हैं आप? शुरुआती रुझान बहुत अच्छे हैं सर, और काफी मेहनत लोगों ने की है, उसका फल है ये। और कांग्रेस की जहां जहां भी सामने सामने जहां है वहां कांग्रेस को लॉस ही है, महाराष्ट्र में और झारखंड में। और यूपी में तो अभी 6-3 का दिखा रहा है, लेकिन 8-2 रहेगा, 7-2, 7 सीटें आएगी भाजपा की, ऐसी उम्मीद है। अगर ऐसा होता है तो सबसे बड़ा फैक्टर क्या आपको लगता है इस चुनाव में काम किया? क्योंकि योगी आदित्यनाथ का एक बयान था, बटेंगे तो कटेंगे, उसके इर्द गिर्द विपक्ष ही दिखाई दिया। क्या पीडीए पे भारी पड़ता हुआ दिखाई दिया? कौन सा फैक्टर आपको लगता है इस चुनाव में काम कर गया? नहीं, जो झूठ का नैरेटिव चला था वो जनता समझ गई है और उसके ही खिलाफ है। करना कुछ नहीं, कहना बहुत कुछ, यही आज जमा खर्च है। और यहाँ पे विकास हो रहा है, कार्य हो रहा है, और आप देखिए कितने कार्य हुए हैं और कितना सुधार हुआ है। लेकिन मुस्लिम बाहुल क्षेत्र में सपा को बढ़ोतरी है, लेकिन उसमें भी 15 की सीट जो है बीजेपी के खाते में आएगी। ठीक है मोहसिन, ये जो अभी 9 सीटों की पिक्चर अभी उभर के सामने आ रही है, बीजेपी का 5 दिखाई दे रहा है, समाजवादी पार्टी का 4, मामला 50-50 हो गया। जबकि ये कहा जा रहा था कि भाई सभी सीटें हम जीतेंगे, इधर से ये कहा जा रहा था सपा की तरफ से भी, बीजेपी की तरफ से भी। लेकिन अभी चूंकि ये रुझान है शुरुआती और आगे तस्वीर बदल भी सकती है, क्या कहते हैं ये आंकड़े? देखिए राजेश, अगर इन आंकड़ों को देखते हैं जो इस वक्त आ रहे हैं 9 सीटों के, जिसमें से 5 भारतीय जनता पार्टी के रुझान दिखा रही है और 4 समाजवादी पार्टी के रुझानों में आगे चल रही है। देखिए राजेश, इसमें बड़ा एक दिलचस्प है कि जो एक सीट पर समाजवादी पार्टी को आगे दिखाया जा रहा है, फूलपुर सीट जो है प्रयागराज की, उस पर समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। जबकि जो उसकी परंपरागत सीट थी जहां से 2022 में समाजवादी पार्टी के लालजी वर्मा चुनाव जीते थे, कटेहरी, वहां से धर्मराज निषाद आगे चल रहे हैं। तो यानी कि अगर ये रुझान परिणामों में बदलते हैं और अगर ये पूरे के पूरे फैक्टर इसी तरह से रहते हैं, 5-4 का अगर समीकरण बढ़ता है, तो फिर समाजवादी पार्टी को कोई नुकसान नहीं हो रहा। फिर 2022 वाला जो आंकड़ा है वो बिल्कुल सेट हो जाता है, क्योंकि 5 और 4 9 वही आंकड़ा उस वक्त और वही आंकड़ा अब आकर बैठ जाता है। लेकिन एक नई सीट पर समाजवादी पार्टी अगर जीत दर्ज कर लेती है फूलपुर पर, तो एक बड़ा न केवल उलटफेर होगा बल्कि भारतीय जनता पार्टी के लिए भी एक चिंता का सबब बन सकता है, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी के दबदबे वाली सीट रही है फूलपुर। तो अगर ऐसे में यहाँ पर मुस्तफा सिद्दीकी, हालांकि देखिए मुस्तफा सिद्दीकी जो है वो भी कुछ ज़्यादा वोटों से आगे नहीं है, 200 से 250 वोटों का अंतर है, करहल में 800 वोटों का अंतर है। राजेश, यहाँ ये भी देखिए कि कितना दिलचस्प है, जहाँ पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं, तो वहाँ जो अभी अंतर दिखाया जा रहा है वो अंतर 2000 वोटों से नीचे का है। 1705 वोटों से खैर विधानसभा सीट पर सुरेंद्र दिलेर भारतीय जनता पार्टी के आगे चल रहे हैं। नसीम सोलंकी की भी कोई जो अंतर है वो ज़्यादा नहीं है, वो 300 के आसपास है। तो आप देखिए कि ये अंतर इतना कम होता जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं कवर अप हो जाएगा। तो 12 से 1 बजे का वो टाइम होगा जब तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी, क्योंकि अभी शुरुआती रुझान है, लेकिन रुझान बड़े दिलचस्प है और आंकड़े बड़े दिलचस्प है। क्योंकि इन आंकड़ों में जिस तरह से हमारे पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी थे वो बता रहे हैं कि 7-2 का आंकड़ा बैठेगा, यानी कि 7 पर भारतीय जनता पार्टी जाएगी और 2 पर समाजवादी पार्टी जाएगी। वो 2 सीटें सीसामऊ और करहल का जिक्र कर रहे हैं और कुंद्रिकी वो भारतीय जनता पार्टी को दे रहे हैं। कुंद्रिका का दरअसल वो गणित इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि जो तुर्क बिरादरी है उस वोटों में कहीं ना कहीं सेंधमारी हुई है। क्योंकि शुरुआती रुझान है, बैलेट पेपर खुले हैं, उसके बाद ईवीएम अभी धीरे धीरे खुलनी शुरू हुई है, तो जहां जिसका गढ़ होगा वो उस गढ़ से आगे अपनी बढ़त बनाता हुआ चला जाएगा। लेकिन पूरी तस्वीर जो है वो 12 बजे के बाद पूरी साफ हो जाएगी कि आखिरकार जो 9 विधानसभा की उपचुनाव की सीटें थी उस पर आंकड़ा क्या रहता है, कितनी सीटों पर कमल खिला और कितनी सीटों पर साइकिल ने रफ्तार पकड़ी है। और यही जो चुनाव है राजेश, ये 5 ऐसे प्रत्याशी हैं इन 9 विधानसभा सीटों पर जिनके पॉलिटिकल करियर को तय कर देगा। सीसामऊ से नसीम सोलंकी, कुंद्रिकी से ठाकुर राम
रामवीर सिंह, मुस्तफा सिद्दीकी सीसा फूलपुर से, और इसके अलावा चारू कैन है जो खैर विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रही है, और मीरापुर से पहली बार चुनावी मैदान में उतरी है शुंबुल राणा। ये 5 ऐसे प्रत्याशी हैं जिनका पॉलिटिकल करियर इस रिजल्ट पर निर्भर करेगा, और ये रिजल्ट तय करेगा कि इनका जो पॉलिटिकल मुस्तकबिल है वो क्या तय होने वाला है, क्योंकि सभी के अपने अपने आंकड़े हैं। ठाकुर रामवीर सिंह के खासतौर से कुंद्रिकी में प्रतिष्ठा इसलिए दांव पर लगी है कि 2 बार उन्हें चुनाव लड़ाया जा चुका है। इस बार वो पहली बार डोर टू डोर कैंपेन करते हुए नजर आए, और सबसे बड़ा दिलचस्प उनका वो वीडियो जब वो जालीदार मुस्लिम टोपी और रुमाल पहनकर मुस्लिम समाज में अपनी पैठ बनाने निकले थे। बिल्कुल बिल्कुल। रिंकी, यहाँ की अगर बात करें, क्योंकि देखिए शुरुआती रुझान में ये होता है कि जिसका गढ़ होता है वो ज्यादातर अमूमन माना जाता है कि वो बढ़त बना के चलता है, लेकिन ये समाजवादी पार्टी का गढ़, और यहाँ सपा उम्मीदवार ही पीछे चल रहे। नहीं, अभी आपने देखा होगा पहले राउंड की काउंटिंग हो चुकी है और इसमें तेज प्रताप यादव कम से कम 2,500-3,000 वोटों से आगे चल रही है। यानी कि जैसे कहा भी मोहसिन खान जी ने कि जिसका गढ़ होता है वो वहां से आगे चलता है। तो शायद यही फर्क है कि अब आप जानते हैं कि यादवों का गढ़ है, अखिलेश यादव का ये गढ़ है, मुलायम सिंह का ये कर्मभूमि है, वो यहाँ पे रहे हैं, उन्होंने यहाँ पे पूरी राजनीतिक करियर देखा है, और ये यही से वो धरती पुत्र बने हैं। तो आप समझ लें मैनपुरी जैसे जहाँ पे मतगणना हो रही है वहां से यादवों का तो बोलबाला रही है। इसीलिए अभी तेज प्रताप यादव ही अभी आगे चल रहे हैं, बीजेपी की जो प्रत्याशी अनुदेश वो आगे चल रहे हैं, क्योंकि अभी अपडेट ये आया था रिंकी के तेज प्रताप पीछे चल रहे हैं, लेकिन अभी अपडेट ये है कि वो आगे हो गए। ठीक है, ठीक बिल्कुल हो गया। ठीक है, मैं लौटता हूं रिंकी, आप बने रहिए, आप तीनों हमारे साथ बने रहिए। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के उस पार भी लगातार नतीजों पे हमारी नजर बनी हुई है, और सबसे पहले और सबसे सही जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटेंगे।